नमस्कार। आज हम होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका यानी वो किताबें जिनमें होम्योपैथिक दवाइयों के असर के बारे में विस्तार से लिखा होता है, उनमें से एक बहुत ही दिलचस्प उपाय पर बात करने वाले हैं, लाइकोपोडियम क्लेवेटम। जो स्रोत हमने देखे हैं वो बताते हैं कि ये सबसे गहरे असर वाले उपायों में से एक है। हाँ, बिल्कुल। और जो बात इसे वाकई खास बनाती है वो है इसका केंद्रीय विषय, मतलब एक अंदरूनी कमजोरी या कह लीजिए कायरता, जिसे अक्सर बड़े आत्मविश्वास और वो जो मिलनसार सा व्यवहार होता है ना, उसके बाहरी मुखौटे से ढक दिया जाता है। ये विरोधाभास ही मतलब पूरी कहानी कहता है। तो चलिए इस जटिल लेकिन काफी दिलचस्प तस्वीर को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। स्रोतों में ये बात बार बार आती है कि लाइकोपोडियम व्यक्ति लगातार एक तरह की नैतिक, सामाजिक, हाँ बिल्कुल, और शारीरिक भी। शारीरिक कायरता से जूझता है। उन्हें अंदर से लगता है कि वो कमजोर है, अपर्याप्त है। सही। और इसीलिए वो अक्सर जिम्मेदारियों से कतराते हैं, बचते हैं। लेकिन बाहर से हाँ, बाहर से दुनिया के सामने वो क्षमता, बहुत दोस्ताना व्यवहार और कभी-कभी तो साहस की एक झूठी छवि, एक मास्क लगाने की कोशिश करते हैं। शुरुआती दौर में जैसा स्रोत बताते हैं, ये खासकर यौन संबंधों में ज्यादा नजर आता है। मतलब बिना किसी जिम्मेदारी या गहरे जुड़ाव के, बस ऊपरी तौर पे संतुष्टि की तलाश। अच्छा, हाँ, तो शादी या किसी भी तरह की प्रतिबद्धता से डर लगना आम बात है। उनको लगता है कि शायद वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे। तो ये डर मतलब शादी के बाद भी बना रहता है। स्रोत बताते हैं कि अंतरंगता में अपर्याप्तता का यही डर आगे चलकर यौन समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे शीघ्र पतन या नपुंसकता। हाँ, ये बिल्कुल संभव है। वो लगातार इस डर में जीते हैं कि कहीं उनकी अंदरूनी कमजोरी या असलियत वो सामने ना आ जाए, और ये डर फिर उनके प्रदर्शन पर असर डालता है। यहाँ एक दिलचस्प बात है। स्रोत बताते हैं कि ऐसे अंदरूनी डर वाले लोग अक्सर उन पेशों में पाए जाते हैं जहां पब्लिक डीलिंग या प्रदर्शन की जरूरत होती है, जैसे पुजारी, वकील, राजनेता। ये थोड़ा अजीब नहीं? लगता तो है, पर ये उसी पैटर्न का हिस्सा है। देखिए, वो मंच पर जाने से पहले शायद ठीक महसूस करें, तैयारी भी कर लें, शायद कॉन्फिडेंट भी लगें। हाँ। लेकिन जैसे ही सबकी निगाहें उन पर पड़ती हैं, मतलब जब असल जिम्मेदारी या प्रदर्शन का वक्त आता है, तो वो बहुत ज्यादा चिंता महसूस कर सकते हैं। ओ, और ये चिंता कई बार शारीरिक रूप ले लेती है, जैसे एकदम से पेट में दर्द शुरू हो जाना, गैस्ट्राइटिस जिसे कहते हैं, या कोई और तकलीफ। ये असल में जिम्मेदारी का सामना करने पर उनकी अंदरूनी घबराहट का ही एक रूप है। स्रोत ये भी बताते हैं कि कभी-कभी तो वो ऐन मौके पर बीमार होने का बहाना बनाकर बच निकलने की कोशिश भी कर सकते हैं। अच्छा। और अपनी इस अंदरूनी हीनता की भावना को लगातार छुपाने के लिए क्या वो किसी तरह के दिखावे का सहारा लेते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं। वो अतिशयोक्ति का सहारा ले सकते हैं। अपनी उपलब्धियों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना या फिर तारीफ पाने के लिए छोटी-छोटी बातों पे भी झूठ बोल देना। उनके अहंकार में एक तरह की हवा भरी होती है, जैसे पेट में गैस होती है ना, वैसे ही। ये सब बाहरी पुष्टि, दूसरों से वैलिडेशन पाने की एक कोशिश है। और क्या ये प्रवृत्ति समय के साथ बदलती है या और बढ़ जाती है? स्रोतों पे इसके कुछ चरणों का भी जिक्र है शायद। हाँ, ये बदलती है। ये प्रवृत्ति दूसरे चरण में पहुंचकर अत्याचारी व्यवहार का रूप ले सकती है। अत्याचारी? कैसे? मतलब वो उन लोगों पर हुक्म चला सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण है, जैसे घर पर परिवार के सदस्य, उन पर रौब जमाना। लेकिन वही व्यक्ति ऑफिस में अपने सहकर्मियों या अधिकारियों के सामने बिल्कुल दब्बू, एकदम डरपोक बना रह सकता है। ओह, तो ये दोहरापन। हाँ, ये ताकत का प्रदर्शन भी अपनी अंदरूनी शक्तिहीनता को ढकने का एक और तरीका है। और इस चरण में कायरता और डर, जैसे अंधेरे का डर, भूत प्रेत का या अकेले रहने का डर, वो और बढ़ जाता है। स्रोतों में एक तीसरे चरण का भी उल्लेख है जहां मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है। सही कहा। इस चरण में मतलब ऊर्जा का लगातार क्षय होता रहता है, चाहे वो बाहरी संतुष्टि की अंतहीन तलाश में हो या अपनी कमजोरियों को छुपाने के इस लगातार संघर्ष में। इसका नतीजा फिर मानसिक कार्यों में गिरावट के रूप में सामने आ सकता है, जैसे भ्रम की स्थिति पैदा होना, सुबह के समय याददाश्त कमजोर लगना, चीजें भूल जाना और धीरे धीरे बौद्धिक क्षमता में कमी आना, जो वक्त से पहले बुढ़ापे जैसा लग सकता है। ये तो मानसिक और भावनात्मक पहलू हुए। क्या शारीरिक स्तर पर भी कुछ खास लक्षण बताए गए हैं इन स्रोतों में? कोई फिजिकल अपीयरेंस? हाँ, कुछ शारीरिक लक्षणों का भी जिक्र है, जैसे चेहरे, गर्दन और शरीर के ऊपरी हिस्से का दुबला होना, जबकि पेट, कूल्हों और जांघों जैसे निचले हिस्सों पर चर्बी जमा होना, एक तरह का असंतुलन। अच्छा। चिंता और तनाव के कारण चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ सकती हैं, बाल जल्दी सफेद हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा दिख सकता है।
और कुछ? इसके अलावा नाक के नथनों का फड़कना, जिसे अंग्रेजी में एले, नेजी, फ्लैपिंग कहते हैं, और सांस लेने में थोड़ी तकलीफ मतलब डिस्पनिया, इसका भी उल्लेख है। हालांकि ये लक्षण उतने आम नहीं माने जाते। और पाचन संबंधी समस्याएं जैसे पेट फूलना, ये भी काफी आम बताया गया है, खासकर खाने के बाद। हाँ, ये बहुत कॉमन है और स्रोतों में इसका संबंध अक्सर लिवर की कार्यप्रणाली से जोड़ा गया है। लिवर से? इसका मानसिक स्थिति से कोई लेना देना है? हाँ, ये दिलचस्प है क्योंकि पारंपरिक रूप से भी आप देखें तो लिवर को भावनात्मक और मानसिक स्थितियों से जोड़ा गया है, खासकर गुस्से और चिड़चिड़ेपन से। ओके। तो लाइकोपोडियम की जो पूरी तस्वीर हमने देखी वो अंदरूनी संघर्ष, चिड़चिड़ापन, डर, उसके साथ पाचन की कमजोरी और लिवर की संभावित भूमिका बिल्कुल मेल खाती है। और हाँ, मीठा खाने की बहुत तेज इच्छा या सीप, ऑयस्टर्स जैसी चीजों की तलब का भी जिक्र मिलता है। शायद ये भी सतही या क्षणिक संतुष्टि पाने की एक और कोशिश हो। इन स्रोतों में लाइकोपोडियम की तुलना कुछ और होम्योपैथिक उपायों से भी की गई है, जैसे गैल्सेमियम या नेट्रोम्योर। हाँ, इनमें मुख्य अंतर क्या बताया गया है? हाँ, ये तुलना काफी महत्वपूर्ण है समझने के लिए। जैसे गैल्सेमियम में भी चिंता होती है, खासकर किसी काम या प्रदर्शन से पहले। हाँ, उसमें भी होती है। लेकिन जो चिंता काम शुरू होने से पहले ही हावी हो जाती है, जैसे मंच पर जाने के डर से हाथ पैर कांपना, दिमाग सुन्न हो जाना। जबकि लाइकोपोडियम में व्यक्ति शायद मंच तक पहुंच जाए, हिम्मत जुटा ले, लेकिन चिंता काम के दौरान बढ़ती है। जब असल जिम्मेदारी का सामना होता है तब वो घबराता है। अच्छा, ये मुख्य अंतर है। और नेट्रोम्योर? इसी तरह नेट्रोम्योर में भी बाहरी कठोरता या एक तरह का दिखावा होता है जो अंदरूनी नरमी या दुख को छिपाता है। हाँ, लेकिन वो ज्यादातर भावनात्मक चोट या संवेदनशीलता से जुड़ा होता है। लाइकोपोडियम में जो मुख्य भाव है वो भावनात्मक चोट से ज्यादा अपनी अयोग्यता या अक्षमता का है, वो फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी। समझ गई। तो कोई मिलाकर हमने देखा कि लाइकोपोडियम क्लावाटम की कहानी एक गहरे अंदरूनी संघर्ष की है, अपनी कमजोरी या कायरता के एहसास और दुनिया के सामने एक मजबूत, सक्षम छवि बनाए रखने की लगातार कोशिश। ये जिम्मेदारी से बचने में, दूसरों से प्रशंसा पाने की तीव्र इच्छा में और अपनी असलियत के उजागर हो जाने के निरंतर भय में प्रकट होती है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है जिस पर शायद श्रोता सोच सकते हैं। हाँ, आज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर अपनी एक खास छवि बनाना, एक ऑनलाइन पर्सोना गढ़ना इतना अहम हो गया है। हाँ, बिल्कुल। ये अंदरूनी संघर्ष और बाहरी मुखौटे वाला पैटर्न, ये लाइकोपोडियम वाली कहानी खुद को किन नए या शायद ज्यादा जटिल तरीकों से प्रकट कर सकती है, ये सोचने वाली बात है।